देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। लोकसभा इलेक्शंस की डेट सामने आ चुकी हैं। तैयारियां सभी राजनेताओं के जरिए हो रही है, तैयारी हमारी भी है और अब लगातार हम राजनेताओं से ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच किन मुद्दों के साथ पहुंचेंगे। बिना वक्त गवाए मैं शुरुआत कर लेती हूँ और साथ ही स्वागत कर लेती हूँ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र का जो महाउत्सव है, अरे आप तो होली खेल रहे हैं, मतलब आपने तो उत्सव को डबल धमाके के साथ सामने रख दिया है। एक तरफ तो होली का रंग चढ़ा है, दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शंस की डेट सामने आ गई है। आपकी तैयारी क्या है? बहुत अच्छी तैयारी है और आजमगढ़ में जो हमारे कार्यकर्ता है वो कल जैसे पता चला कि अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं और धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, तो ये लोग जीत का जश्न पहले ही मनाना शुरू कर दिए। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे रंग लगा दे रहे हैं और बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2022 में यहाँ कमल खिलाया था, अब 24 में उससे भी बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस फुल है आपका? हाँ, कॉन्फिडेंस फुल इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे काम किया है, तो उसकी तारीफ तो आज विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अच्छा, आपने कहा कि आजमगढ़ की जो जनता है वो इंतजार कर रही थी कि कौन आएगा आपके खिलाफ चुनावी मैदान में। उम्मीद ये थी कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव को उतार दिया गया। आपने कहा कि जब धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया तो जीत का जश्न पहले से मनाया जाने लगा और जहां आप जा रहे हैं आपको गुलाल लगाया जा रहा है। यानी कि अगर अखिलेश यादव सामने होते तो क्या कड़ा होता मुकाबला? अखिलेश यादव होते तो निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होता, लेकिन उनके नहीं आने से आज सुबह से मैं निकला हूं अपने चुनाव प्रचार में और कम से कम आजमगढ़ में 200 यादव नेता होंगे जो हमारे साथ होली है कि जाने तो जब वो नहीं आए तो हम लोग आपके साथ। अच्छा, सिर्फ यादव ही साथ में हैं या और लोग भी हैं? बाकी तो साथ में पहले से ही थे। हाँ। और ये लोग भी इंतजार कर रहे थे कि देख लेते हैं कि क्या होता है, तो अब जो है ये लोग भी साथ में आ गए हैं और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि सबका एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने जा रहे हैं, तो हम लोगों को अपना वोट खराब नहीं करना है, हमको प्रधानमंत्री जी के साथ ही रहना है। तो आजमगढ़ जो है वो मन बना चुका है, प्रधानमंत्री जी के साथ ही रहेगा। अच्छा, वैसे तो मैं आपको इलेक्शन से जुड़े हुए सवाल करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आप होली के रंग में रंगे हुए मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को होली की बात करने के लिए। होली के उत्सव की तैयारी क्या है और होली के अगर आप कुछ सुर छेड़ दें तो हमारी ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आजकल तो सभी लोग होली में भी यही गुनगुना रहे हैं, मोदी सरकार फिर से बनी मोदी सरकार, हुई 400 के पार, हुई 400 के पार, फिर से बनी मोदी सरकार। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो बड़ी इस वक्त बनी हुई है और बड़ी अच्छी आपकी मुस्कुराहट इस गुलाल वाले रंग पर मुझे लग रही है। जो समर्थक हैं आपके वो साथ साथ रहते हैं। गुलाल लगने के बाद सिर्फ वो मुस्कुराहट ही दिख रही होगी। ये भी सही बात है कि मुस्कुराहट ज्यादा आपकी दिख रही है, लेकिन वो जो जीत का कॉन्फिडेंस है, वो जो एक बार फिर से भरोसा दिखाया है बीजेपी आलाकमान ने, उससे भी तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा होगा, क्योंकि कई ऐसे भी थे जिनके टिकट कट गए। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जीतना हारना चुनाव में ये एक बात है और जीतने हारने के बाद अपने क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच में रह के काम करना, वो एक बात। तो 19 का चुनाव जब हम लोग हार गए थे तो भी हम आजमगढ़ में बने रहे, आजमगढ़ के लोगों की समस्याएं सुने, उनकी बात सरकार तक पहुंचाते रहे, उनका काम करते रहे और वो लोग जीत के भी यहाँ नहीं आए। 22 में जब हम लोग जीते तो भी हम यहाँ बने हुए हैं, लगातार उनका काम कर रहे हैं और 50 सालों में आजमगढ़ में जो काम नहीं हुआ 1-1.5 साल में हम लोगों ने करा लिया। और
यही 2022 का चुनाव धर्मेंद्र यादव जी हारने के बाद एक दिन भी आजमगढ़ में दिखे नहीं। तो आजमगढ़ की जनता ये बात अच्छे से जानती है कि आप सिर्फ लड़ने आते हैं, आपको न यहाँ रहना है, न काम करना है, न यहाँ के लोगों के काम से आपको कुछ लेना देना है। आप सिर्फ ये देख के आते हैं कि यहाँ यादव बहुत ज्यादा हैं, यहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, तो हम आसानी से वहां जीत जाएंगे, ऐसा सोच के आते हैं। पर 22 में भी जनता ने बताया था, आजमगढ़ ने बताया था, 24 में भी बताएगी कि आजमगढ़ अब नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब वो जान चुका है कि अगर हम एक साल ही सरकार के साथ रहे तो हमारा नया रेलवे स्टेशन बन गया, हमारा एयरपोर्ट बन गया, यहाँ से उड़ान शुरू हो गई, प्रधानमंत्री जी आए और आजमगढ़ से ही पूरे देश को सौगात दिए और उन्होंने कह दिया कि ये आजन्मगढ़ है और अनंत काल तक इसका विकास कोई रोक नहीं पाएगा, लगातार विकास होता रहेगा। और जो उनका किला था वो ढह चुका है और अब ये जो है भाजपा का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था आजमगढ़ जो पहले आतंक के लिए जाना जाता था आज विकास के लिए जाना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें तो देश भर के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, आजमगढ़ के लोग, यूपी के लोग, इनफैक्ट देश के लोग। और चूंकि मैंने कहा आप होली के रंग में रंगे हुए हैं, होली के कोई गीत हो जाए या फिर आपके भोजपुरी अंदाज में कुछ हो जाए शानदार सा। आजकल तो बस एक ही रंग चढ़ा हुआ है सबके ऊपर और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रंग। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का रंग चढ़ा हुआ है। तो आज देश की जनता, चाहे आजमगढ़ हो, बलिया हो, चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, लखनऊ हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, कलकत्ता में अभी मैं घूम के आया 2 दिन पहले, हर जगह लोगों की एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी का रंग लोगों पे चढ़ा हुआ है कि देखो फिर एक बार बनेगी मोदी की सरकार बनेगी, हाँ हाँ तीसरी बार बनेगी, महिलाओं की गारंटी है, देखो फिर एक बार बनेगी मोदी की सरकार बनेगी, युवाओं की गारंटी है, अब की 400 पार करेगी। अच्छा दिनेश, ये ऐसा होता है कोई टीवी सीरियल के जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं या फिर भोजपुरी के स्टार होते हैं या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए अभिनेता अभिनेत्री रहे, जब वो चुनावी मैदान में आते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं कि भाई आप राजनीति के तौर पर भी, राजनेता के तौर पर भी राजनीति में काम करेंगे और आप हमारा मनोरंजन भी करेंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशंस मुझे भी हो गई हैं जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो जब आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं या यूं चुनाव से अलग भी जाते हैं, लोग भी आपसे ऐसी डिमांड करते हैं क्या? काम तो आप कर रहे हैं, जो काम आप गिना रहे हैं, बीजेपी के जरिए जो काम हो रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं क्या कि भाई थोड़ा एक डायलॉग बोलकर दिखा दीजिए या फिर गाना गाकर दिखा दीजिए? नहीं, उसका भी मैंने उपाय निकाल लिया है। अच्छा। मैं क्या करता हूं कि अपने क्षेत्र में सारी फिल्मों की शूटिंग यहीं करता हूं, आजमगढ़। अच्छा। पिछले 15 महीने में मैंने 8 फिल्में बना दिया आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमने फिल्म न बना दी हो। तो वहां बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो भी आते हैं, मेरे अलावा भी जो कलाकार हैं उनके साथ भी उनको मिलना है, फोटो खिंचाना है या उनका डायलॉग सुनना है या उनका शूटिंग देखना है तो वो भी देखते हैं। और मतलब एक तरफ सड़क बनती है और एक तरफ सिनेमा बनता है, दोनों काम यही होता है। वाह, मतलब फुल संतुष्टि है काम से भी और यूं अपने अभिनय से भी। पूरा। लेकिन निरहुआ जी, हम तो यहाँ दूर बैठे हैं, हम तो दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, हम कैसे खुद को संतुष्ट कर पाए? आपकी एक्टिंग, आपका गाना, आपका जो अंदाज है वो हमें भी तो कुछ देखने को मिले। बिल्कुल। और देखिए अब की बार जो हमारी जनता है एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह रही है और मैं समझ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं उसको गा के सुनाऊं। बिल्कुल। तो मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे,
400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। ये सब लोग गा रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं, नौजवान गा रहे हैं, किसान गा रहे हैं, हम लोग जहां जा रहे हैं सब लोग यही गा रहे हैं। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, ऐसा। बहुत बढ़िया, आपका जो अंदाज है वो निराला है और इसीलिए मुझे लगता है लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और बीजेपी की पसंद की लिस्ट में भी आप रहे और भरोसा आप पर फिर से जताया गया है। अच्छा निरहुआ जी, मुझे ये बताइए, जो आम लोग हैं वो कभी पूछते हैं आपसे कि भाई आपको वोट क्यों दिया जाए, या फिर जो आपका आत्मविश्वास कह रहा है कि इस बार एनडीए 400 के पार जाने वाली है, एक वोटर अगर आपसे पूछ रहा है कि भैया ऐसा क्यों, ये कॉन्फिडेंस क्यों, तो क्या कहेंगे? तो इसकी भी गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दिया कि भारत विकसित देश बनेगा, ये मोदी की गारंटी है, कोई भूखा नहीं रहेगा, ये मोदी की गारंटी है, ऐसी वैसी नहीं गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी ने जो भी गारंटी दिया उस गारंटी को पूरा किया। सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो हम 370 हटाएंगे, उन्होंने वादा पूरा किया, 370 हटा दिया कश्मीर से। उन्होंने कहा अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे राम मंदिर बनाएंगे, रामलला का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उन्होंने कहा था हम 3 तलाक को खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। तो जो भी गारंटी मोदी जी ने दिया है वो करके दिखाया है। आज हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अगले अपने तीसरे टर्म में इसको देश को सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये भी पूरा देश जानता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो ये पूरा करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए पूरा देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सिर्फ आपको अगर आजमगढ़ का उदाहरण दूं तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, अभी मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। हमारा हवाई अड्डा बन गया, यहाँ संगीत महाविद्यालय बन रहा है। ये भी देखिए कमाल की बात है कि जहां पे होती थी झगड़ा लड़ाई, अब वहां होगी संगीत की पढ़ाई। तो ये कमाल है मोदी जी का, ये कमाल है योगी जी का। तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो मन बना चुका है कि फिर से हम लोग प्रधानमंत्री जी को लाएंगे और हमारा देश जिस तरह से बहुत ही शक्तिशाली हुआ है वो लगातार शक्तिशाली बनेगा। आज देख लीजिए कि दुनिया में कोई भी बड़ी घटना होती है तो सभी लोग भारत की ओर देखते हैं कि भारत हमारी मदद कर देगा। अगर नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा, नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे तो ये जो हमारे बच्चे फंसे हैं वो हमारे देश में वापस आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे तो जिनको फांसी हो गई है उनको भी वहां की सरकार छोड़ दी और वो लोग अपने देश सकुशल वापस आ गए। इतना स्ट्रॉन्ग भारत किसके नेतृत्व काल में बना है? ये मोदी जी की देन, मोदी जी के नेतृत्व का देन। तो देश को और क्या चाहिए? यही चाहिए। और जब विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प उन्होंने ले लिया है तो भारत का बच्चा बच्चा यही तो चाहता है कि कोई बेरोजगार न रहे, कोई भूखा न रहे। और मोदी जी ने अगर ये कह दिया है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है और अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, तो पूरा देश परिवार बन के मोदी जी के साथ। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं ना कि भाई हमने ये काम किया है, काम के आधार पर आपका समर्थन, आपका विश्वास और प्यार मैं चाहता हूं और मैं उसी को मांगने आया हूं, ठीक उसी अंदाज में आपने भी एक एक काम गिनवा दिया है और आप भी बखूबी जानते हैं निरहुआ जी कि कैसे जनता का दिल जीतना है। अच्छा, एक तरफ तो बीजेपी की बाहर है, एनडीए की ललकार है कि अब की बार 400 पार है, लेकिन भाई दूसरी तरफ यूपी में जो लड़कों की जोड़ी है उसकी भी बड़ी चर्चा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक ही रॉकेट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और वो फ्यूज हो जाता है। तो पूरा देश जानता है कि उनके अंदर कोई दम नहीं है। जिस दमदारी के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैसला लेते हैं, काम करते हैं,
देश को वही मतलब कड़े से कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ये देश चुनने जा रहा है। अच्छा, जब आप आम लोगों के बीच में जाते हैं निरहुआ जी, आपने कामों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी नजर से सबसे बड़ा काम बीजेपी ने क्या कर दिखाया है जिसके आधार पर अब वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता हुआ आपको नजर आता है? सबसे बड़ा काम यूपी के लिहाज से, देश के लिहाज से? सबसे बड़ा काम जो है वो ये हुआ है कि मेरा देश आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि दुनिया में अगर कोई भारत की तरफ देखता है तो सम्मान की दृष्टि से देखता है। इस तरह से देखता है कि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोरोना में महामारी में भारत ने जिस तरह से अपना वैक्सीन बनाया, ये सबसे बड़ा काम है। भारत ने जो अपने देश के सबसे बड़े निर्माण का इंतजार था, राम मंदिर का, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। कश्मीर से 370 जो सबसे बड़ा काम हुआ, तो ये सारे काम जिसको लोग बोलते थे कि ना 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 इसको छूना नहीं है, अरे बाप रे आग लग जाएगा, ये 370 ना 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 इस पे हाथ मत लगाओ, राम मंदिर है बात मत करो, ऐसी बातें करते थे। यही पहले की सरकार, उनकी भी सरकार थी, उनको भी मौका मिला था, 40 साल मौका कम नहीं है। 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने वो सब करके दिखा दिया, ये सबसे बड़ा काम। लेकिन डिंपल यादव ये कहती हैं बेरोजगारी अभी भी समस्या है, डिंपल यादव कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा अभी भी एक समस्या है, डिंपल यादव कहती हैं किसानों के लिए भी कुछ कीजिए, डिंपल यादव कहती हैं कि भाई हमें सस्ती बिजली भी चाहिए। सारी व्यवस्था हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे और कर भी रहे हैं कि अगर बिजली की समस्या है तो आज तेजी से जो हमारा सोलर प्लांट है और सोलर जो घरों पे बैठाना है उसमें सब्सिडी देना है, वो तेजी से काम चल रहा है उस पे। और देखिए जो जो काम ये लोग बताते हैं वो लोग हम करके दिखा देते हैं, हमसे वो गिनवाते हैं, ये नहीं हम लोग कर दिया। ये लोग बेरोजगारी का रोना रोते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर नौजवान को गारंटी दे दिया कि भाई पढ़ लिए, अब तुमको रोजगार करना है, ले लो पैसे, कोई तुमको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, पैसे लो, उसमें अगर तुम 1 लाख रुपया लेके कोई रोजगार करना चाहो तो 30,000 तो तुमको सब्सिडी दे दिए और बिना ब्याज के फिर तुम पैसे भर दो, फिर चाहिए तो और ले लो। तो ये भी कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। वो लोग सिर्फ रोना रोते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी करके दिखा देते हैं कि लो इसका सोल्यूशन ये है। अच्छा, बड़े काम और बड़े फैसलों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता नजर नहीं आते आपको, जब कहीं बड़े भवन का निर्माण होता है वहां श्रमिकों पर जो फूल बरसाते हैं या फिर उनसे बात करते हैं। नई संसद भवन के जो श्रमिक थे वहां काम कर रहे थे, उनसे मिलना हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां तो बाकायदा फूल बरसाते हुए नजर आए थे। यही हमने राम मंदिर के वक्त पर भी देखा था। देखिए, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं और इसको आप भी मानेंगे। जो व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है, गरीबी में पैदा होता है, वो जब किसी गरीब को देखता है, किसी मजदूर को देखता है, तो उसके अंदर उसको अपना चाचा, अपना बाप, अपनी माँ, अपनी बहन नजर आती है। तो उसका पैर धोने में, उसका पैर छूने में, उस पर फूल बरसाने में ऐसा ही लगता है कि मैं अपने चाचा पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे फूल बरसा रहा हूँ, उसका पैर धो रहा हूँ, उसको पूज रहा हूँ। और जो राजा के घर में पैदा होगा वो जब गरीबों के बीच में जाएगा ना, तो उसको या तो कपड़ा धोने वाला नजर आएगा उसका, या तो खाना बनाने वाला नजर आएगा, या तो झाड़ू पोछा करने वाला नजर आएगा। वो राजा का वो परवरिश है, उसका कोई गलती नहीं, उसकी हम दोष नहीं दे रहे। पर भाई वो गरीब के पेट से पैदा हुआ ही नहीं, गरीब के बीच में पैदा हुआ ही नहीं, पला बड़ा नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि गरीब का सम्मान कैसे करना है। और गरीब को, और ये दिखावटी करने से नहीं होता है, बनावटी करने से नहीं होता है। हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। हमारे बीच में बैठा रहता हूँ, शूटिंग पे रहता हूँ, 100-200 लोग आते हैं, उसमें कोई बूढ़ी माँ चली आती है तो मुझे दिखता है कि मेरी माँ ही चली आ रही है, मेरी चाची चली आ रही है। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और सुन के उसको कैसे निवारण होगा उसको करता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जो देश ने चुना है ना, ये गरीब का बेटा,
ये तो आप ठीक उसी अंदाज में कह रहे हैं जैसे मंच से पीएम मोदी ने कह दिया 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है। 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है, ये पूरा देश कह रहा है। क्योंकि जब भी ये विपक्ष वाले बकवास करते हैं तो उसका जवाब पूरा देश देता है। फिर मोदी जी को जवाब भी नहीं देना पड़ता है। जैसे ही वो लोग बकवास करते हैं कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तो पूरा देश बोलता है हम है मोदी के परिवार। जब ये लोग पिछली बार बोले थे चौकीदार के बारे में कुछ, तो पूरा देश ने कहा कि हम भी हैं चौकीदार। वैसे ही जब ये लोग बकवास किए कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो पूरे देश ने उठ के कह दिया कि हम हैं मोदी के परिवार। दे दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ऐसा ही है, जब उन पर वार होता है तो उसका जवाब उन्हें कैसे देना है और विपक्ष की बातें कैसे उन पर ही बैकफायर हो जाती हैं, बस मरसूर साबित होते हैं फिर इस तरह के विपक्षी नेता। ये हमने अलग अलग वक्त पर देखा है। लेकिन निरहुआ जी, बार बार मैं आपके चेहरे पर होली का रंग देख रही हूँ, बात चुनाव की हो रही है। होली का अगर कोई गीत नहीं होगा तो बातचीत अधूरी रहेगी। हाँ, इतना गीत से मन ही नहीं भर रहा आपका। आओ खिला दे आज तोहकार यूपी बिहार वाली होली। ये धरती का तो से हम कितना करें बखान, इस धरती का तो से हम कितना करें बखान। जवा होली खेले खातिर खुद आए भगवान, ता पर देख देख होली है। बहुत निराला आपका अंदाज है और इसी निराले अंदाज के लिए लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट आपको मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे, ऐसी हमारी दुआ है, शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन एक अंदाज तो आपका रहा जो आम लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, काम भी बता रहे हैं और आपने कहा पिछले 15 महीने में मैंने 8 फिल्में यहीं पर शूट कर ली। मतलब आजमगढ़ के वो लोग जो आतंक देखते थे, जैसा पीएम मोदी ने भी मंच से जिक्र किया, वो आज कला को देख रहे हैं। वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई है, संगीत को लेकर अगर विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी तो एक अलग सा अंदाज होगा। एक तरफ तो पीएम मोदी हैं जो दिवाली पर भी पहुंच जाते हैं सेना के जवानों के बीच में, महाविद्यालय बन, एक आप हैं जो होली लोगों के बीच रहकर मना रहे हैं। निरहुआ जी, एक तो पीएम मोदी को हम देखते हैं दिवाली पर वो सेना के जवानों के बीच पहुंच जाते हैं अपना त्योहार मनाने के लिए, और आप उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज होली लोगों के बीच मना रहे हैं। बिल्कुल, और होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो ये भी चाहती है कि उसके हर दुख सुख में, हर त्योहार में उसका जनप्रतिनिधि उसके बीच रहे, उनके साथ रहे, वो उनके साथ। अब मैं रोड पे आज निकल रहा हूँ तो छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ आके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, तो उनको भी लगता है ना कि हाँ हमारा सांसद पे टहल रहा है, चलो उसको रंग लगाते हैं उसको। और पता चला कि कोई आया यहाँ पे जीता और गायब हो गया, वो अपना आ ही नहीं रहा है, तो फिर जनता को दुख होता है ना। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी का तो हम लोगों को यही निर्देश हमेशा रहता है, मार्गदर्शन रहता है कि आप जनता के बीच रहो, जनता के साथ रहो और उनके साथ रह के उनका काम करो। लेकिन निरहुआ जी, हम तो देखते हैं कि नेताओं के साथ में सिक्योरिटी होती है, एक लेयर होती है, आम लोग उसके अंदर एक्सेस कर नहीं सकते। क्या आपके साथ ऐसा नहीं है? लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, गुलाल लगा सकते हैं? जी, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस रूप में पॉपुलर हूँ, जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं, वो आते दौड़ के और पकड़ लेते, बोलते तू हूँ रिक्शा वाला, हम हूँ रिक्शा वाला। तो वो हमको निरहुआ रिक्शा वाला ही बोलते हैं। तो हूँ रिक्शा वाला, हम हूँ रिक्शा वाला, आगे गले से पकड़ लेंगे, रंग लगाएंगे। तो कोई किसी को यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ये कोई अलग व्यक्ति है, वो अपना भाई ही समझते हैं, अपना ही समझते हैं, तब इतना प्यार। अच्छा लगा ये सुनकर कि लोग आपको अपने बीच पाकर अपने जैसा ही समझते हैं।